So, a very good afternoon to every one of you. Welcome to our first class for CA Inter Corporate and Other Laws. आज मैं आप लोगों के साथ जो बेटा शुरू करने जा रहा हूँ, आई विल जस्ट डिस्कसिंग अ लिटिल बिट ऑफ सिलेबस, ताकि आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सबसे बड़ी आप लोगों का इशू रहता है लॉ के पेपर में, अमेंडमेंट्स को लेके बात करेंगे। किस किस तरह का स्टडी मटेरियल आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, उसको किस तरह से पढ़ना है, हम किस सीक्वेंस में चैप्टर्स कवर करेंगे, वो हम बात करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एड का जो मैंने आपको चैप्टर दिया है, बेलमेंट एंड प्लेज, इस चैप्टर के साथ शुरू कर जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु हैव नॉट studied law from me at foundation level, let me introduce myself. I am CS Sahil Grover. As the name suggests, I am a chartered accountant by practice. I have done my LLB from Faculty of Law, Delhi University. I am also a BCom honors from Shriram College of Commerce, and I have been taking law classes for CA Foundation, CA Inter, CLAT Entrance, LLB for last around 7 to 8 years. तो मैं आप लोगों का ये उन बच्चों का इंट्रोडक्शन था जिन लोगों ने मेरे से फाउंडेशन में शायद नहीं पढ़ा, या जो यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस नहीं देख रहे, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे जानते ही हैं। तो ये शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद पेपर 2। थोड़ा सा इसके राइटिंग में इशू आ रहा है, एक मिनट बियर विद मी। देयर इज एन इशू विद द राइटिंग पैड। मैं आप लोगों से एक मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। चलिए, जब तक ये टैब स्टार्ट हो रही है, हाँ, आपके कुछ डाउट्स दिलाता हूँ। सर, ये फर्स्ट कंसेप्ट है क्या लॉ का? यस बेटा, पहली क्लास है तो हम ऑब्वियसली बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। आई विल बी स्टार्टिंग विद बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज से स्टार्ट करेंगे। इट्स अ चैप्टर ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपके एग्जाम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करेंगे तो 15 मार्क्स का आता है। इसमें 3 चैप्टर कवर होते हैं। दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेबस। आप में से अच्छा कितने स्टूडेंट्स ने जो क्लास इसके ऊपर ऑलरेडी डली हुई है ऐप के ऊपर, वो देख रखी है? क्योंकि उसमें लगभग वही बातें हैं जो मैं अभी स्टार्टिंग में इंट्रो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन्होंने वो देखी हुई है, एक बार मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से करूँ। आपने जब ऐप ज्वाइन की होगी तो उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में एक क्लास डाली हुई थी, वो हमारी यूट्यूब के हिसाब से बनाई गई क्लास थी। सो आई माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ अगर मैं उन चीज़ों को दोबारा बोलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर नंबर 2। अभी भी इसमें बेटा टाइपिंग में कुछ इशू ही आ रहा है मुझे। चलिए, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिलहाल उससे काम चलाते हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की, तो इट्स एन 100 मार्क्स एग्जाम। आपका पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम है। एंड इसका मैं सिलेबस, पैटर्न और स्टडी मटेरियल के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम पेपर 2 कॉर्पोरेट अदर लॉस की बात करें तो इट्स एन काइंड, इसमें कुछ जो सिलेबस है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द सिलेबस जो आप सीए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ के आते हैं। उसमें हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वहां पर हम उसको आधा छोड़ आते हैं, उसका कुछ पोर्शन हम इसके यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमें 4 बाकी और हाँ, कंपनी एक्ट है जो आप बिल्कुल वहां पे थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, उसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये 2 जो एक्ट हमारे होते हैं
वो तो हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं हमारे फाउंडेशन में किए हुए सिलेबस के, और 3 बिल्कुल न्यू एक्ट वो आपको यहाँ पर पढ़ाता है, जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नाम से जानते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 एक्ट हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन के लगभग बराबर ही है। फाउंडेशन में भी आप लोगों ने 5 डिफरेंट एक्ट्स कवर किए थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और एलएलबी, 5 एक्ट का सिलेबस कवर किया था। इंटर लेवल के ऊपर भी हम 5 एक्ट्स ही पढ़ेंगे, और सिलेबस भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑलमोस्ट उतना ही है, कोई खास फर्क नहीं है सिलेबस के अंदर। जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो भी लगभग उसी ड्यूरेशन की रहती हैं। हमारे पास अराउंड 40-45 लेक्चर्स रहते हैं, और वही अराउंड 1.5 आवर्स, मैक्सिमम कुछ लेक्चर्स 2 आवर्स तक चले जाएंगे। तो सिलेबस में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, उसकी लेंथ में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल पर, कि सर इंटर लेवल पर आए हैं तो ऑब्वियसली सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा, इनफैक्ट मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं क्लास की स्टार्टिंग में ही कि जो सीए इंटर का आपका एग्जाम होता है लॉ का, वो कंपैरेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू सीए फाउंडेशन। और इसका रीजन ये है कि हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है सीए इंटर लेवल पर, वो कंपैरेटिवली इस एग्जाम को पास करना इजी कर देता है देन एट फाउंडेशन लेवल। डिफरेंस क्या है? जो हमारा सीए इंटर का एग्जाम है, या जो सीए इंटर में पेपर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम तो है, लेकिन इसमें 30 मार्क्स जो आपके हैं वो एमसीक्यूज फॉर्म में आते हैं। तो आपके पास कंपैरेटिवली उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है, बिकॉज आप खुद ही फाउंडेशन का एग्जाम देने के बाद समझ गए हैं कि लॉ के पेपर को लिखना और लॉ के पेपर में कंसेप्ट समझ के एमसीक्यू फॉर्म में उसको अटेम्प्ट करना, देयर इज अ डिफरेंस। और एमसीक्यू फॉर्म कहीं ना कहीं पेपर को आपको आसान बना देता है। तो इसके अंदर हमारे पास 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, जो स्टार्टिंग में दिए होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। तो मैक्सिमम 2 मार्क तक का एमसीक्यू देखा है हमने पेपर के अंदर। मैं कहूं बहुत ज्यादा आसान होते हैं ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली 30 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें कुछ अराउंड के मान के चलिए कि 60% बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, काफी आसान होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, बट दे आर मच मच इजियर एज कंपेयर टू जो थ्योरी क्वेश्चंस आपके साथ आते हैं। तो ये 30 मार्क्स के जो पेपर हैं, या 30 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यूज हैं, दे मेक द पासिंग ऑफ लॉ एग्जाम अ बिट इजी एट इंटर लेवल। फैक्ट में अगर आपको बताऊं तो जो आप लॉ का सबसे मुश्किल पोर्शन है वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन लेवल पर निपटा आए हैं, क्योंकि वहां पर आप पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं। अब आप इंटर लेवल की बात कर लें या आप फाउंडेशन या फाइनल लेवल की बात कर लें, दोनों जगह ही जो करंट पैटर्न ऑफ एग्जाम है उसमें क्या होता है कि हमारे पास 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जिस तरह से मैथ्स का और इको का एग्जाम देके आए हैं फाउंडेशन में, वहां आपको डर लगता था कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता है तो शायद मैं तुक्का ना मारूं, मार्क्स कट जाएंगे। यहां तुक्का मारने पे किसी तरह की कोई रोक नहीं है, आपके किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इन केस यू हैव लिटिल बिट डाउट आल्सो कि 2 एक ऑप्शन मुझे डाउट है, तो यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड गेस इट। तो कोई भी स्टूडेंट ऑब्वियसली कहने की बात है कि इन 30 क्वेश्चन में से कुछ भी छोड़ के तो नहीं आता होगा, ऑब्वियसली गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट। और हमने जो पिछले अटेम्प्ट देखे हैं अराउंड ये 2 अटेम्प्ट से हो रहा है, लास्ट टाइम तो पेपर हुए ही नहीं थे मई में, अभी हुआ है उससे पहले जो पिछला मई का एग्जाम हुआ था उसमें। तो हमने टोटल देखा है कि इस पे 2 अटेम्प्ट ही हुए हैं अभी तक एमसीक्यू वाले पैटर्न के। तो बच्चों को कंपैरेटिवली एग्जाम इजी लगता है, और एमसीक्यू डू हेल्प इन पासिंग मार्क्स। जैसे ये एग्जाम होने शुरू, इस पैटर्न पे होने शुरू हुए, स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है पेपर के अंदर, पहले राउंड में देखता था कि जब बच्चे के अच्छे पेपर भी होते थे तो वो 75, 76 बहुत एक्सट्रीम में वहां तक पहुंच जाता था। तो अब हमने जो देखा है बच्चा इजिली 80 क्रॉस कर जाता है इसके अंदर, वो एक बच्चे जो अच्छे से पेपर तैयारी करके जाते हैं। और ओवरऑल जो नीचे वाले पासिंग बच्चे थे जो 38, 39 पे रह जाते थे या 35 पे फेल होते थे, उसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफी कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस एमसीक्यू। तो कंपेरेटिवली जो आपका पेपर है अब सीए इंटर लेवल पर, वो लॉ आपका आसान रहेगा एज कंपेयर टू फाउंडेशन लेवल। आइए सिलेबस की बात करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो नाम है हमारे सब्जेक्ट का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। 2 पार्ट में डिवाइडेड है सिलेबस, वन इज कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर इज अदर लॉज। अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं देयर इज अ कवरेज ऑफ 60 मार्क्स, और अदर लॉज के अंदर देयर इज अ कवरेज ऑफ 40 मार्क्स। अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो कॉर्पोरेट लॉ में हमें कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। फाउंडेशन के अंदर हम इसके पहले 10 सेक्शंस पढ़ के आ जाते थे। अब मैंने आपको वहां पे भी बताया था देयर आर इन टोटल 470 सेक्शंस जो कंपनी एक्ट में है, जिनको 29 चैप्टर्स के अंदर डाला गया है। हमारे पास अब 470 सेक्शंस को हमें अभी भी पूरा नहीं करना है। हम फाउंडेशन में सेक्शंस 1 से 10 करके आए थे, यहां पर हमें सेक्शंस 1 से लेकर 148 तक कवर करने हैं, विच आर इन टोटल 10 चैप्टर्स ऑफ कंपनीज एक्ट।
कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 10 चैप्टर्स हम लोगों को कवर करने हैं। बाकी जो बचे हुए आपके सेक्शंस हैं, सेक्शंस 149 से लेकर 470, ये आपको वो सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाता है। तो हमारा जो कंपनी लॉ है वो हमारे सीए के सिलेबस में 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ाया जाता है। वन इज एट फाउंडेशन लेवल, बिल्कुल इंट्रो दे दिया जाता है आपको। देन 10 चैप्टर आपको इंटर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं और बाकी बचे हुए चैप्टर्स आपको फाइनल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। तो सेक्शंस 1 to 148, 10 चैप्टर्स, ये आपका सिलेबस है जो कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स की कवरेज रखता है। ऑब्वियसली इसमें जो सेक्शन 1 से सेक्शन 10 होंगे, दिस विल बी डुप्लीकेशन। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो वही कंपनी क्या होती है, अलग अलग तरह की कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन, स्मॉल कंपनी, सारे कंसेप्ट दोबारा रिपीट होंगे। और ऐसा नहीं है ये पेपर में पूछे नहीं जाते। ये सेक्शन 1 से 10 की बात करूं तो मैं सेम क्वेश्चंस वही जो आपके फाउंडेशन लेवल पे आते थे, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके सीए इंटर लेवल के ऊपर ही। अगर आप सेक्शन 1 से 10 की बात करें तो जनरली आपको सेक्शन 8 के ऊपर, वन पर्सन कंपनी के ऊपर, स्मॉल कंपनी के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो हम दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। जब हम कंपनी एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 1, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग की 4-5 क्लासेस होती हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से रिवीजन हो जाती है जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सेक्शन 1 से लेके 148 है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा से लास्ट के 3 चैप्टर्स के बारे में हल्का सा बता देता हूं। जो सेक्शंस 123 से 148 तक हैं, ये हमारे पास चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट है। चैप्टर 8 जो हमारा है दैट इज 123 से लेके 127 सेक्शंस। चैप्टर 9 जो हमारा है वो 128 से 138 है। और चैप्टर 10 जो है वो 139 से 148। हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं टोटल। और ये 3 चैप्टर जो है मैं अलग से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 3 चैप्टर हमारे पास सीए इंटर में नहीं ऐड हुए हैं। यानी कि जब हम सीए आईपीसी लेवल पे बात करते थे तो हमारा सिलेबस 1 से 122 हुआ करता था। 123 से 148 सीए इंटर लेवल पर एक नई एडिशन है जो वो आपको कंपनी लॉ में पढ़ाता है एट द इंटरमीडिएट लेवल। 3 चैप्टर्स की बात करूं तो जो चैप्टर 8 है वो डिविडेंड के बारे में बात करता है। चैप्टर 9 जो है वो अकाउंट्स के बारे में बात करता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। एंड चैप्टर 10 जो है वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। और इन 3 चैप्टर में खासियत क्या है कि पहली बात तो ये लॉ के अंदर नए आए हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने इनका वेटेज अराउंड 15 मार्क्स का रखा है आउट ऑफ 60। तो 25% ऑफ का आपका जो लॉ है वो इन चैप्टर 8, 9 और 10 में से आता है। दूसरा, यही सेम चैप्टर 8, 9 और 10 एज इट इज आपके जो ऑडिट का पेपर है दैट इज पेपर नंबर 6 जो आपका है सेकंड ग्रुप के अंदर, उसके अंदर हूबहू रिपीट होते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, लगभग वही के वही प्रोविजन तो बदलेंगे नहीं, वही का वही लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग वहां पे रिपीट हो जाता है। और वहां पर भी ये 15 मार्क्स कैरी करता है। तो यानी कि अगर ये 3 चैप्टर ढंग से कर लिए जाएं तो जो बच्चा 2 ग्रुप दे रहा है उसका 30 मार्क्स की कवरेज यहीं से पूरी हो जाती है इन चैप्टर्स को करके। कि 15 मार्क्स का लॉ में पूछा जाता है, 15 मार्क्स का ये ऑडिट में पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि लॉ का पेपर पहले हो जाता है तो आप एक बार लॉ के लिए तैयारी कर लेते हैं तो ऑडिट के पेपर वाले दिन आपको दोबारा से हल्का हल्का ऊपर से नजर मारनी पड़ती है कि आपने जस्ट इसकी तैयारी की होती है। तो दिस इज कंपनीज एक्ट। इसमें ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स भी आती हैं। अमेंडमेंट्स के बारे में बाद में अभी आपको बताता हूं अमेंडमेंट्स के बारे में कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड पोर्शन दैट इज अदर लॉज। अदर लॉज हमारा 40 मार्क्स की कवरेज रखता है और इसके अंदर हमें 4 ब्रॉड टॉपिक्स कवर करने होते हैं। पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसलिए आप लोग पढ़ के आए हैं फाउंडेशन लेवल पर। फाउंडेशन लेवल में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक कवर किए थे, विच वर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जहां पर हमने लास्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने वो ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस 73, 74, 75 वहां पर आके अपना चैप्टर, अपना सिलेबस रोक दिया था। लास्ट आपको रेमेडीज नाम से हमने टॉपिक कवर कराया था। इसके बाद अगर मैं सेक्शन 76 से लेकर 122 की बात करूं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन हुआ करते थे जो कि एक्ट में से काट दिए गए हैं और इनके बदले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया। अब आगे के बचे हुए सेक्शन जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, एजेंसी 124 से 147, बेलमेंट एंड प्लेज 148 से लेकर 181 और एजेंसी हमारे पास 182 से लेकर 238। ये वाले सारे सेक्शंस हमें कवर करने हैं अपने इंटर लेवल के ऊपर। तो 3 चैप्टर्स हैं इन शॉर्ट, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी, 3 चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो हमें इंटर लेवल पे कवर करने हैं। और आगे के 239 से लेके 266 सेक्शंस ये अगेन कट के पार्टनरशिप एक्ट बन गए हैं। तो इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा पूरा कवर हो जाएगा। 1 से 75 हम फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आए, बाकी सेक्शंस कट गए हैं। और 3 हमें पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। बाकी हम सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप नाम से पढ़ के आए हुए हैं।
तो दिस इज वो चीजें जो हम कंटिन्यू कर रहे थे फाउंडेशन लेवल के ऊपर से। अब आ जाते हैं उन चीजों के ऊपर जो हमारे पास नए पढ़ाए जाएंगे हमको इंटर लेवल के ऊपर। नंबर 1 जो हमने कवर करना है, यानी सेकंड एक्ट कवर करना है हमने अदर लॉज में, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की गाइस हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप अपने 11th 12th में लेके आते हैं, खासकर अकाउंट्स वगैरह की क्लासेस के अंदर, जहां पर आप बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, इनकी एंट्रीज, आपका इनकी बाउंसिंग के बारे में, डिसऑनर हो जाने पे क्या एंट्रीज होती हैं, एंडोर्समेंट हो जाने पे क्या एंट्रीज होती हैं, इन सब के बारे में आप बात करके आते थे। लेकिन वहां जो आपका फोकस होता था वो इनकी अकाउंटिंग के ऊपर होता था। अब जो हमारा फोकस रहेगा यहां पर वो अकाउंटिंग के ऊपर नहीं रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा वो यहां पर इनके लीगल प्रोविजंस के ऊपर रहेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या हैं, प्रॉमिसरी नोट होते क्या हैं, चेक्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट पार्टीज क्या होती हैं, इनको ये कितने तरह के होते हैं, चेक्स के बारे में हम बात करेंगे, क्रॉसिंग क्या होती है चेक की, उसको उसकी क्लियरिंग किसको बोलते हैं, चेक का आपने कई बार सुना होगा क्लियरिंग में लगा हुआ है चेक। चेक कई तरह के होते हैं, क्रॉस्ड चेक होते हैं, अनक्रॉस्ड चेक होते हैं, उसके बाद इनकी एंडोर्समेंट की जा सकती होती है, इनकी बाउंसिंग होती है। चेक का आपको किसी ने चेक दिया, आपने जाके बैंक में लगाया और उसके अकाउंट में पैसे ही ना निकले, चेक डिसऑनर होके आ गया, तो इसके लिए क्रिमिनल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो इस तरह की बातें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्ट है, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं करें, जो चीजें हम दुनिया में देख रहे होंगे वही चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बहुत क्लियरली हम कवर करेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको उसको कवर कराऊंगा, प्रैक्टिकली चेक्स देखेंगे हम लोग कि चेक कैसा दिखता है, पूरा फिल करना सिखाऊंगा चेक को। उसके बाद वो चेक बैंक में जब जाता है तो उसके पीछे बैंक की क्या वर्किंग होती है, पूरी बैंक की वर्किंग समझेंगे, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे हमेशा कि चेक कैसे काम करते हैं। तो ये सब हम बात करेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट का, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास दो एक्ट्स हैं या दो टॉपिक्स हैं, दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये दोनों जो टॉपिक है बेटा, ये दोनों इकट्ठे एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों ही टॉपिक्स का। ये पहली बात तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बोल रहा हूं ये एक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इनके आगे एक्ट और ईयर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट ने ले डाउन किए हुए हैं। अच्छा, हम लोग बचपन ये कह लीजिए हम लोग फाउंडेशन की पहली क्लास में पढ़ के आए थे और छोटी क्लासों में 7th 8th में भी पढ़ के आए थे कि हमारा जो 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड हैं। इनके काम आपस में बटे हुए हैं। शायद संचित सर भी टैक्स में बातें बताते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि हमारा लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसको इसको हम गवर्नमेंट कह देते हैं, वो उसको इंप्लीमेंट कराती है, और फाइनली जुडिशरी होती है जो कहीं ना कहीं इसको इंटरप्रेट करने में, इसको समझने में हमारी मदद करती है। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो जुडिशरी यूज करती है जब उसके सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि लॉ का ट्रू मीनिंग बताइए, कि लॉ के कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं है, इनका ट्रू मीनिंग बता दीजिए, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, इसको कैसे कॉन्स्ट्रू किया जाए। इसका एक वर्ड हम और यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रू करना, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना उसका, तो वो कैसे की जाए उसको हम बात करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इस तरह के प्रिंसिपल हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमें किस तरह की बातें करनी है। अगर मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करूं तो बड़ा जनरल क्लॉजेज एक्ट हमारा ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक, इसमें हमें कुछ जनरल डेफिनेशंस मिलेंगी। जनरल डेफिनेशंस मतलब सर जैसे कि आप समझें कि आप कई एक्ट्स अभी तक पढ़ चुके हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, इन सब में हमने एक सेक्शन 2 देखा। उस सेक्शन 2 में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी होती थी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, सब की डेफिनेशंस थी हमारे पास, कंसीडरेशन वगैरह की। फिर हम आए अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, जहां हमारे पास गुड्स, प्रॉपर्टी, इंसॉल्वेंट, इस तरह के वर्ड्स की डेफिनेशन थी। और इनमें खासियत क्या थी कि ये जो वर्ड्स हैं ये एक बार डिफाइन होने के बाद पूरे एक्ट में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होता था, यानी कि वर्ड्स कहीं भी उस एक्ट में आते थे तो हमें ये कहा जाता था कि सेक्शन 2 में जाइए और इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वहां से वो डेफिनेशन आप अप्लाई करिए। लेकिन हर एक्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे आते थे जो वहां डिफाइन नहीं होते थे और आप लोगों ने उससे मेरे से मीनिंग पूछा भी नहीं, या कुछ मीनिंग मैंने खुद ही बता दी। जैसे कि वर्ड्स आए थे ऑफिशियल गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ईयर, मंथ, इस तरह के वर्ड्स आए थे। और आप में से कुछ जगह मैंने आपको बताया, कुछ जगह आपने पूछने की कोशिश नहीं करी कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सर ये स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, ईयर किसको बोलते हैं, मंथ किसको बोलने। कुछ मंथ में 28 दिन है, कुछ मंथ में और कभी कभी 29 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 31 होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ मंथ। तो ये सारी बातें, क्वेश्चन तो उठते हैं क्योंकि आपने देखा कि लॉ के अंदर हर चीज का अलग अलग मीनिंग होता है। तो अब प्रॉब्लम यह आती है हमारे पास
कि क्या हर एक्ट के अंदर हम इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स, ईयर क्या होता है, मंथ क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, ऑफिशियल गैजेट क्या होती है, इनको डिफाइन करते रहें। और ये हर एक्ट में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको अगर हर जगह डिफाइन करते रहेंगे तो आप अननेसेसरी जो एक्ट्स हैं उनको लंबा कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के जनरली यूज होने वाले वर्ड्स, मैं आप सोचिए मैं वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं, जनरली यूज होने वाले वर्ड्स हम सारे एक साथ एक जगह डिफाइन कर देते हैं और इस एक्ट को हम नाम दे देते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट। आई थिंक अब आपको ये वर्ड समझ आ रहे होंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट का मतलब जनरली अप्लाई होने वाले प्रोविजंस जो आप किसी एक्ट को पढ़ते समय अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशंस आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिलेंगी। सेकेंडली आपको कुछ प्रोविजंस मिलेंगे, कुछ जनरली अप्लाई करने वाले लीगल प्रोविजंस जो आपको एक्ट्स पढ़ते समय हेल्प करते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारा कोई एक्ट है, उसमें पनिशमेंट लिखी हुई है, अ पर्सन हु शैल कमिट दिस ऑफेंस ही शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, ही शैल बी लायबल टू अ फाइन ऑफ ₹50,000। अब आप कहीं भी भाषा पढ़ेंगे ना, आप अक्सर देखेंगे लॉ में बेटा वर्ड्स यूज किए गए होते हैं, ही शैल बी पनिशेबल, ही शैल बी हेल्ड लायबल। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा ये हमेशा ही क्यों लिखा जाता है, शी क्यों नहीं लिखा जाता? और अगर आप ही लिख रहे हैं, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके अगेंस्ट हम पनिशमेंट नहीं दे सकते इस ऑफेंस के अंदर? किसी लॉयर ने बेटा कोर्ट में आर्ग्यूमेंट उठा दिया, उसने तो ही वर्ड के ऊपर हल्ला खड़ा कर दिया कि मेरी जो क्लाइंट है वो तो फीमेल है, यहां तो लिखा हुआ है ही शैल बी पनिशेबल, आप इनको कैसे पनिश कर सकते हैं? अब इसका दूसरा सोल्यूशन तो यह होना चाहिए कि हर एक्ट के अंदर आप ही के साथ ऑब्लिक डाल के शी लिखें, दैट ही और शी शैल बी पनिशेबल, ही और शी शैल बी लायबल। लेकिन ऐसा है नहीं, कोई भी एक्ट उठा के देखिए वहां पर अभी भी ही लिखा मिलेगा। बिकॉज उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक प्रोविजन डाल दिया कि जहां पर भी कभी आप ही वर्ड, मैस्कुलिन वर्ड्स पढ़ेंगे, मेल वर्ड्स पढ़ेंगे, तो वहां पर फीमेल वर्ड्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लीजिएगा। तो आप समझेंगे इस जनरल प्रोविजन के लिखते ही उन सारे एक्ट्स में चेंज करने की जरूरत खत्म हो गई और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जहां जहां ही लिखा हुआ है वहां वहां शी ऑटोमेटिकली रीड करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही सिंगुलर वर्ड्स के साथ प्लूरल वर्ड्स रीड करा कीजिए। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको किसी एक्ट में डिस्टेंस मेजर करने को कहा गया है। ये एक्ट्स जनरली कहां यूज होते हैं? मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि टैक्स में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल जनरेट करता हूं। एग्जांपल क्या कहता है, मान लीजिए आपको कहा जाता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको सेल करने के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि इससे कोई गेन आएगा एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बेचने से, तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। सिर्फ एग्जांपल जनरेट कर रहा हूं। किसी ने पूछा जी ये एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है? वो कहते हैं जहां एग्रीकल्चर होता है वहां आप ये करेंगे। और उन्होंने कहा जी ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स नहीं लगाएंगे जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो, यानी कि जो गांव में स्थित एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप वो बेच देंगे तो सरकार कहती है चलो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। तो सवाल ही उठा रूरल किसको बोलते हैं फिर? कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो रूरल हो गया। अगर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क बनी हुई है, लाइटें लगी हुई हैं, मोबाइल फोन चल रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स खुल गए हैं, तो वो अर्बन हो गया। हमने कहा नहीं, आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं जी कोई भी लैंड, कोई भी एरिया जो लेटेस्ट से किसी भी सिटी से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा उसको हम रूरल नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या कहा जी कोई भी लैंड जो किसी सिटी को उन्होंने डिफाइन किया कि मान लीजिए एक ऐसी जगह जहां पर से 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, उसके अंदर अंदर होगा तो हम उसको रूरल नहीं मानेंगे। जैसे आप दिल्ली के आसपास की बात करें बेटा, दिल्ली के आसपास कई छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन हम उनको रूरल नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दिल्ली से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है। अब सब सिंपल सी बात है, आप इतना हमें ये ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने कहा जी 8 किलोमीटर मापिए, कि 8 किलोमीटर के अंदर अंदर तो नहीं है वो गांव। अब सवाल उठता है ये 8 किलोमीटर कैसे मापें? हाउ डू यू मेजर 8 किलोमीटर्स? अगर आपको कोई कहे कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में 8 किलोमीटर का रास्ता है या नहीं है, आप कैसे जज करेंगे? चलिए एक बार मुझे बता ही दीजिए कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है सर, किस किस तरह से ये 8 किलोमीटर जज किए जा सकते हैं? क्या आपको ये जज करना है कि किसी सिटी से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई गांव है कि नहीं है? हाउ डू यू जज दिस 8 किलोमीटर्स? कि क्या क्या तरीके हैं इन 8 किलोमीटर को जज करने के? यानी कि जब डिस्टेंस मेजर करना हो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हमें डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? एक तरीका हो गया कि हम बाय रोड डिस्टेंस मेजर कर लें, कि हमारे पास बाय रोड डिस्टेंस क्या है, कि हम गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या डिस्टेंस होगा। बाय एयर कर सकते हैं,
तो इस सब के बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट में उन्होंने एक सिंपल सा तरीका देखा। उन्होंने कहा है जी हम लोगों को इनको मैप पे लोकेट करना है और उनके बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मेजर करना है। सर ऐसा बोलने में डिफरेंस क्या होगा बेटा? दिल्ली को और मान लीजिए दिल्ली के पास एक एक्स कलर का गांव है, मान लीजिए एक स्मालका नाम का गांव है, इन दोनों के बीच में आप बाय रोड जाएं या मैप पे मेजर करें कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर आप हिली एरियाज में चले जाएं, आप वहां इस बात को रियलाइज करेंगे कि दो जगहें, आप पहाड़ पे खड़े होते हैं, आपको सामने वाला कहता है वो देखो मेरा घर ऊपर, आप स्ट्रेट लाइन मेजर करें तो शायद वो 5 किलोमीटर दिखे, लेकिन जब आप गाड़ी से वहां जाना शुरू करते हैं ना, वो आपको पहाड़ के पास ऐसे 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 राउंड राउंड घुमा के ऊपर लेके जाता है, और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि हुआ क्या, हमारा जो गाड़ी का रास्ता है, जो ट्रेवलिंग का रास्ता है, वो 20 किलोमीटर बन गया। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर माना जाए, या क्योंकि वो मैप पे अगर लोकेट किए जाएं आपस में, मैं मैप में गूगल मैप नहीं कह रहा भाई, गूगल मैप सड़क वाला रास्ता बताता है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक नॉर्मल कागज का टुकड़े वाला मैप लीजिए और उसके अंदर दोनों को आपस में जोड़ के देखिए क्या डिस्टेंस होगा। वो लॉ कहता है कि इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मेजर करने का तरीका। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था कि लॉ जनरल क्लॉजेज एक्ट किस किस तरह की बातें करेगा। वो आपसे इस तरह की बातें करेगा कि बाकी लॉज में आने वाले जो शब्द हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, और उनको पढ़ते समय किस तरह के लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो लीगल प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने हैं उनको पढ़ने के लिए। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी आप देखेंगे कि उस तरह के जो प्रॉब्लम आपके जो प्रोविजंस हैं, जैसे हम एक प्रिंसिपल पढ़ के आए थे, अगर मुझे नहीं याद जितने जितने स्टूडेंट से मैथ से पढ़ा है, हम लोग फाउंडेशन में एक प्रिंसिपल पढ़ के आए थे बाय द नेम ऑफ एडजस्टडम जनरिस। याद है किसी को ये प्रिंसिपल? हमने कहां पढ़ा था, एक बार बता दीजिए। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एडजस्टडम जनरिस। ये एडजस्टडम जनरिस हमने कहां पढ़ा था? कंपनी लॉ में पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था कंपनी लॉ में? किसी ने लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, अल्ट्रा वायर्स में, बिल्कुल बढ़िया। अल्ट्रा वायर्स के अंदर हमें प्रिंसिपल पढ़ा था एडजस्टडम जनरिस का। क्या कहता था यह प्रिंसिपल कि अगर आपके पास कई सारे पर्टिकुलर वर्ड्स वाले मीनिंग वर्ड्स हैं, यानी कि पर्टिकुलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, और उसके बाद कोई जनरल मीनिंग वाला वर्ड आ जाता है, तो जनरल मीनिंग वाले वर्ड का वही मीनिंग होता है जो स्पेसिफिक मीनिंग वाले वर्ड्स का होता है। जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप लिखते हैं काओ, गोट, बफेलो, शीप एंड अदर एनिमल्स। काओ, गोट, बफेलो, शीप एंड अदर एनिमल्स। तो ये काओ, गोट, बफेलो, शीप ये हैं स्पेसिफिक वर्ड्स, ये स्पेसिफिक एनिमल्स के नाम है। और उसके बाद आता है एंड अदर एनिमल्स। ये क्या है? ये जनरल वर्ड्स हैं। तो ये जो जनरल वर्ड का कोई आपसे मीनिंग पूछे एंड अदर एनिमल्स में क्या क्या होगा, तो आपको वैसे ही एनिमल्स बताने हैं जो पीछे 4 स्पेसिफिक में लिखे हुए, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल बताने हैं आपको। इसको हमने प्रिंसिपल को नाम दिया था एडजस्टडम जनरिस, यानी कि जो जनरल वर्ड्स हैं वो पीछे जो उनके साथ स्पेसिफिक वर्ड्स लगे होते हैं उनके जैसा मीनिंग धारण कर लेते हैं, उनके जैसा कलर लेते हैं, उनका जैसा मीनिंग लेते हैं। तो इस वाले प्रिंसिपल को हमने दिया था एडजस्टडम जनरिस। सर ये प्रिंसिपल आया कहां से था? बेटा ये प्रिंसिपल यहां से आया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये जुडिशरी का बनाया गया प्रिंसिपल है, बिकॉज जुडिशरी जब इस तरह की समस्याएं सुलझाती थी ना, उनके पास आए दिन ऐसी समस्याएं आती थी, उन्होंने प्रिंसिपल बनाया एडजस्टडम जनरिस का। तो इस तरह के और कई प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि दो सेक्शंस अगर एक दूसरे से कंफ्लिक्टिंग बातें कर रहे हो तो क्या करना है। एक पहले हमारा प्राइमरी रूल है जो हम बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है भैया? जो लिखा हुआ है जुडिशरी बस वही का वही मानना शुरू कर देगी, ना उसमें ऐड करेगी ना उसमें माइनस करेगी। तो इस तरह के कई प्रिंसिपल्स हैं जो इसके अंदर हमें पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक ब्रीफ आइडिया देना था, अभी हम इनकी डिटेल डिस्कशन तो ऑब्वियसली करेंगे ही। तो ये था हमारा सिलेबस, जहां पर हमें 60 मार्क्स का कंपनी एक्ट कवर करना है। इसके हमारे पास 4 एक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन। अगर मैं इन 60 वाले के अंदर मार्क्स की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास 15 मार्क्स का रहेगा, मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन, जहां पर आप लोगों के पास सिर्फ 3 एक्ट हैं और ये 3 एक्ट में से सीधा सीधा 15 मार्क्स का पेपर आता है। ज्यादातर सेम ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, बिकॉज कई सालों से इन तीन चैप्टर्स को या पहले आईपीसी में और इंटर में पूछते आ रहे हैं, तो नए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इनके पास, ये उन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं। बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन आसान है, मतलब अगर उसका आप समझेंगे कंसेप्ट बनाने वाला एक्ट है। यहां आप रट नहीं सकते, यहां आप ये नहीं है कि सेक्शन नंबर याद कर लेंगे काम चल जाएगा, हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा और बहुत मजा आएगा आपको ये एक्ट पढ़ते हुए। तो 15 मार्क्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है। एंड देन जनरल क्लॉजेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स,
दोनों मिल के 15 के आते हैं। कोई कभी 6 का आ जाता है, दूसरा 9 का आ जाता है, कभी एक 7 का आ जाता है, एक 8 का आ जाता है, तो दोनों का मिल के जो वेटेज है ऑलमोस्ट 15 मार्क्स रहता है। तो ये सब तो 45 हो गया, क्योंकि आप समझेंगे चॉइस के साथ पेपर में थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो 45 मार्क्स तक का अदर लॉज आपके पास आ जाता है। तो सर हम शुरू कहां से करेंगे? बेटा शुरू हम लोग करेंगे अदर लॉज से। मैं अदर लॉज से आप लोगों के साथ शुरू कराऊंगा। इसका रीजन है बिकॉज जो आपका कंपनी एक्ट है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, वो अमेंडमेंट एक बार मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई होती हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि हम अदर लॉज से क्यों शुरू कर रहे हैं सिलेबस को। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, एग्जाम का पैटर्न। फटाफट से आप नोट डाउन कर लेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है। हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर एक सेक्शन ए रहेगा, एक सेक्शन बी रहेगा। पेपर दो हिस्सों में आता है। सर हमारा लॉ फाउंडेशन में भी दो हिस्सों में आया था, वो बेटा इसलिए आया था कि लॉ और बीसीआर था, तो वो दो अलग अलग हिस्सों में आया था। यहाँ दोनों ही प्रोपोर्शन लॉ के होते हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में आता है, क्योंकि सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज होते हैं 30 मार्क्स के। ये सेक्शन ए नाम से आएगा, इसका अलग से क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके लिए आपको साथ में एक ओएमआर शीट दी जाएगी। आप उस ओएमआर शीट में आंसर फिल करेंगे और वो ओएमआर शीट एज वेल एज वो क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा। आपने देखा था बेटा एमसीक्यूज में वो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करते, तो जो सेक्शन ए है वो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। जनरली जो हम पैटर्न देख रहे हैं 16 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, वो कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, वहीं पर फिल करने होते हैं और वहीं पर आपको शीट सबमिट कर देनी होती है। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 5 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न आ गया कि 5 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी एंड आउट ऑफ रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आइए जरा इसकी डिस्कशन कर लें। 5 क्वेश्चंस कैसे काम करेंगे। क्वेश्चंस 1 to 5 आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। पहला क्वेश्चन आपका 19 मार्क्स का होता है। एक बड़ा ही यूनिक सा पैटर्न जो आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया है। 19 मार्क्स का पहला क्वेश्चन पूछते हैं और इस 19 मार्क्स को बहुत अलग अलग तरीके से कई बार तोड़ा हुआ होता है। कई बार ये 6, 6, 3, 4 के क्वेश्चन होते हैं, 19 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है। 5, 5, 5, 4 के होते हैं, 19 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया। या 4, 4, 4, 4 और 3 के हो जाते हैं। और पहला जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है उसमें भी 1 मार्क्स के 4 पूछ लेता है। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर आप पैटर्न को देखेंगे ना, तो पैटर्न में क्वेश्चन 1 मार्क के भी आ रहे हैं, 2 मार्क के भी आ रहे हैं, 3 मार्क के भी आ रहे हैं, 4 के भी आ रहे हैं, 5 के भी आ रहे हैं, 6 के भी आ रहे हैं। तो 1 से लेके 6 मार्क्स का किसी भी तरह का कोई भी फिक्स क्वेश्चन वो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर है इंस्टीट्यूट का। यानी कि जो फाउंडेशन में वो 6 मार्क्स का, कॉन्ट्रैक्ट एड में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता था, जहां मेरे से पूछ रहे होते सर कितने पॉइंट से लिखे हैं, वो समस्या ना यहां आएगी ही नहीं। या क्वेश्चंस आएंगे ही 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, जहां वो कंसेप्ट बेस्ड लगा हुआ होगा आपके साथ। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेगा, 3 मार्क्स की केस स्टडी बना रहा है, 2 मार्क्स की केस स्टडी बना रहा है, जिससे पेपर लंबा कर देता है वो। क्योंकि आप समझेंगे उसको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि जब से उन्हें 30 मार्क्स के एमसीक्यू दिए हैं, पेपर 70 मार्क्स का छोटा ना हो जाए कहीं बच्चे का, ये ना 2.5 घंटे में खत्म करके बैठा हो। तो वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा कर देता है। उसमें वो 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सारे क्वेश्चन देता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन 19 मार्क्स के मैंने आपको बता दिया, अलग अलग तरह से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, ये चारों क्वेश्चंस आपके 17 मार्क्स ईच के होंगे। दिस विल बी 17 मार्क्स ईच। इनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 17 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, 51 मार्क्स, और पहला क्वेश्चन 19 मार्क्स का, तो ओवरऑल 70 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कराए। अगेन ये 70 मार्क्स कई तरह से डिवाइड हो सकते हैं। ये 5, 4, 4, 4 हो सकता है, 6, 4, 4, 3 हो सकता है, 3, 3, 4, 4, 3 हो सकता है। उसके बाद जो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बीच में आते हैं, ये 2+2 हो सकते हैं। ऐसे जो 6 मार्क्स के हैं, ये 3+3 हो सकते हैं। तो इसलिए इन पे फोकस मत करिए, ये इररेलेवेंट है कि अंदर फॉर्मेट क्या रहेगा। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद 19 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, और बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन 17 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपने कोई अटेम्प्ट करने होंगे। चलिए यहां तक बात क्लियर है। किसी तरह का कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ूं उसके बाद। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपसे बात करनी है कि हमारे पास ये कवर हो गया कि हमारा सिलेबस क्या है, हमने ये बात कवर कर ली कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। थर्ड हम बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में बात करते हैं। सर किस तरह की बुक्स आप मुझे प्रोवाइड करेंगे? अच्छा, जो लोग बेटा मुझसे फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते हैं, आप लोग समझते हैं मेरा सबसे बड़ा फोकस होता है आप लोगों के साथ क्वेश्चन बैंक पे।
मैं ज्यादा अपनी बुक मेरे ख्याल से, अच्छा सच सच बताइएगा कितने बच्चों ने बेटा मेरी जो फाउंडेशन की बुक थी वो पूरी पढ़ी थी फाउंडेशन के लेवल के ऊपर, यानी कि जो थ्योरी की बुक बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बैंक नहीं, या कितने, या क्लास के नोट से ही काम चला दिया थे? पूरी बुक पढ़ी थी? सर काफी, हाँ सर हमने पढ़ी थी, मैंने भी पूरी पढ़ी थी, चलो कईयों ने पूरी पढ़ी थी। सर एक आया है कि मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे, वेरी नोट्स, क्लास नोट्स एंड फुल बुक। तो अच्छा, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं बेटा, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है समझ गए, जहां ने पढ़ी थी कि एक तो मैं आपको क्लास में नोट्स बनवाऊंगा साथ साथ, ठीक है, वो तो आपने बनाना ही है, तो अलग से रजिस्टर बना के रखेंगे उसके लिए, उस रजिस्टर के अंदर अपनी अकाउंट्स अपनी टैक्स नहीं घुसेड़ेंगे, मेरा रजिस्टर को थोड़ी सी इज्जत दीजिएगा। आप जनरली क्या करते हैं, लॉग रजिस्टर बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद उसके अंदर बैक से टैक्स शुरू हो जाता है, थोड़े दिन बाद अकाउंट्स भी उसमें शुरू हो जाता है, तो मेरे लिए तो जगह ही नहीं बचती है, तो अलग से एक इज्जत से लॉग का रजिस्टर बना के रखेंगे। क्लास के अंदर उसके नोट्स हम कवर करेंगे, क्लास नोट साथ में देंगे। उसके बाद मैं आपको बुक्स क्या क्या दूंगा, आपके पास बेटा 3 बुक्स आएंगी। पहली बुक अदर लॉस की होगी जिसमें चारों अदर लॉस कवर्ड होंगे। उसके बाद 2 बुक्स आपके पास कंपनी एक्ट की होंगी, एक 2A नाम से, एक 2B नाम से। ये 1 नाम से आएगी अदर लॉस, और 2A और 2B नाम से कंपनीज एक्ट की 2 बुक्स आएंगी। इसके अंदर भी 5 चैप्टर कवर हैं, चैप्टर 1 to 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 चैप्टर्स हैं टोटल कंपनी एक्ट के, और यहां भी चैप्टर बाकी बचे हुए 5 चैप्टर कवर हैं, तो मैंने आधे आधे कर दिए जस्ट फॉर कन्वीनियंस, कि बुक उठानी आपके लिए आसान हो जाए, बहुत मोटी ना बन जाए, तो मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं उसको। तो 3 किताबें आएंगी। इसके अलावा तीसरी चीज जो हमारे पास आती है दैट इज क्वेश्चन बैंक। सर ये क्वेश्चन बैंक कहां गया? अच्छा आप जरा ईमानदारी से ये भी बता दीजिए कितने बच्चों ने क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ा था? कितने बच्चों ने जरा ईमानदारी से बताया क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ के गए थे? आया था क्वेश्चन बैंक में से पेपर? लगा था कि क्वेश्चन बैंक में से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं? तो सेम कहानी सर, फिर इस बार कहां, चल ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर हाँ हेल्पफुल था, तो अब ये मुझे बताइए सर इस बार का क्वेश्चन बैंक कहां है? आपने इंटर लेवल पे क्वेश्चन बैंक गायब कर दिया? नहीं बेटा, मैंने जरा जनरली एक बच्चों से एक चीज एनालाइज करी, जो मैंने बात की थी पुराने बैच से, आप लोगों के साथ तो खैर फेस टू फेस इतनी बात हो नहीं पाई। उनका यह कहना था सर जब आप क्वेश्चन बैंक अलग देते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, हम बुक में से पढ़ के रख देते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस होते नहीं है, फिर हम सोचते हैं क्वेश्चन बैंक में से पढ़ेंगे, फिर हम उसको पढ़ते नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे अंदर से एक अंतरात्मा जागती है, कई बार आप डांट मार देते हो, कई बार हमें खुद जाग जाती है अंतरात्मा और कहते हैं नहीं नहीं क्वेश्चन बैंक तो हम पढ़ेंगे, फिर हम उस दिन क्वेश्चन बैंक खोल लेते हैं, उस दिन तक हम चैप्टर भूल गए होते हैं। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, मैंने कहा भैया अपने बच्चों को ये क्वेश्चन बैंक अलग से क्यों दिया जाए? क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिकली बाहर के बच्चों के लिए बनाया गया था जो अलग से परचेज करते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस बार क्या किया कि जो अदर लॉस की बुक है और जो कंपनी एक्ट की 2 बुक्स हैं, इन 2 बुक्स के अंदर ही हर चैप्टर के बाद उसके जितने क्वेश्चन बनते थे 15 16 18 वो चैप्टर के साथ ही वहीं लगा दिए हैं, ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन के अपनी बुक पढ़ें साथ के साथ उसका चैप्टर के क्वेश्चंस भी उसी समय निपटा दें, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए कि सर मेरा एक चैप्टर तो एटलीस्ट पूरा हो गया विद क्वेश्चंस। तो मैंने यही किया है इस बार, ये क्वेश्चन बैंक एज इट इज पूरा का पूरा बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब आपको 3 ही बुक्स मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक अलग से नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक कोई अलग से नहीं आएगा, इन तीनों बुक्स के कवर पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज जहां जहां चैप्टर खत्म हो रहा होगा उसके बाद आपको क्वेश्चंस लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। इनफैक्ट जो मैंने आपको बुक दी है बेलमेंट एंड प्लेज की, उसके भी अगर आप लास्ट पेजेस पे चले जाएं तो आपको बेलमेंट एंड प्लेज से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन लगे हुए मिल जाएंगे, उसके साथ जो एमसीक्यूज में से आते हैं वो एमसीक्यूज भी उसके अंदर लगे हुए मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड माय बुक्स। हाँ वो बच्चे बेटा जो लोग क्लासेस नहीं लेते हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक अभी भी एज इट इज आता रहेगा, तो अलग से भी आ रहा है, आप लोगों को नहीं मिलेगा जो क्लासेस ले रहे हैं, आप लोगों को बुक के साथ इंक्लूडेड मिलेगा। जो लोग हमसे नहीं पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह से अटैच रहते हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक अलग से एज इट इज आता रहेगा। तो ये बुक्स वाली बात हो गई, बुक्स वाली बात क्लियर हो गई हम लोगों को। अच्छा सर हमें स्टडी मटेरियल पढ़ना होता है, कितने बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन, अच्छा कितने बच्चों ने स्टडी मटेरियल पढ़ा था इंस्टीट्यूट, जरा ये बताना। स्टडी मटेरियल की जरा दर्शन किस किसने पूरे किए हुए हैं खोल के, मैंने स्टडी मटेरियल भी पूरा पढ़ा था। कुछ बच्चे कहना सर देखा भी नहीं, बेच तो नहीं दिया था। कुछ बच्चे तो आते हैं सीधे सीधे कहते हैं अच्छी भारी भारी किताबें, अच्छा प्राइस मिलेगा, निकाल दो बाहर।
थोड़ा ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन बैंक, ज्यादातर बच्चे स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली आपको ये नहीं कहूंगा कि मत पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिकली सिलेबस तो वही है जो आप लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, मैं इतनी गारंटी आप लोगों को दे दूंगा कि जो ये बुक्स हमारी बनी हुई होंगी इसमें स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन कवर्ड होगी। स्टडी मटेरियल अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएंगे तो रेलेवेंट फॉर May 21 करके एक स्टडी मटेरियल वहां आ गया है, जो May 21 एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट आया है। नवंबर 21 के लिए अलग से निकालेंगे कि नहीं पता नहीं, अक्सर वो अमेंडमेंट सिर्फ अलग से निकाल देते हैं। तो May 21 नाम से जो नया मटेरियल है वो आप लोगों के लिए आ गया है। वैसे भी आप लोगों ने अभी अर्ली बैच स्टार्ट किया है, तो आपके पास हार्ड कॉपीज तो आ नहीं सकती क्योंकि आपने रजिस्टर ही नहीं किया। तो अभी फिलहाल आप लोगों को किसी तरह की बुक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मेरे होंगे, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूंगा उतने नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। अभी अगर आप लोग पूरा रजिस्टर कर लेते हैं, जो आपको मैम ने फीस वगैरह बताई होगी, उसके बाद हमारा जो अदर लॉस का मटेरियल है मेरा, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और मैं अर्ली बैच में अदर लॉस का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या मैक्सिमम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इतना कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट कब आता है। अगर रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है, सेकंड वीक ऑफ फेब तक चला जाता है, तो मैं नेगोशिएबल भी कवर करा लूंगा। अगर फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर ही रह जाता है, यानी कि 2, 4, 5 तक आ जाता है, तो उस केस के अंदर मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा सिर्फ कंपनीज एक्ट, सॉरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल अभी हम बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या कवर करना है। हाँ, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कवर कर ही कर रहा हूं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ हम कंपनी एक्ट भी कवर कर, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कवर कर सकते हैं अगर क्लासेस थोड़ी सी डिले हो जाती हैं तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, सॉरी मैं कह रहा हूं एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज के बारे में सर क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने लॉ के लिए एमसीक्यूज तैयार कभी किए नहीं, हम लोग तो थ्योरी के हिसाब से तैयार करते थे। तो ये अब एमसीक्यू आ गया है, तो एमसीक्यूज के बारे में क्या करें। अब आप जैसे बड़ा थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, आपको एमसीक्यूज के ऊपर अलग से बुक्स मिलेंगी। ऑथर्स ने पूरी पूरी बुक निकाल दी है कि हाँ 500, 800, 1000 एमसीक्यूज के अंदर भरे पड़े हैं इंटर के। क्या वो करने चाहिए? द आंसर इज नो, उनको नहीं करना है बेटा। इनफैक्ट आप मेरी बुक भी देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बड़े लिमिटेड से एमसीक्यूज दिए हैं। हर चैप्टर के पीछे आपको 10-12 मिलेंगे, तो टोटल आप देखें तो टोटल बुक के अंदर 250-300-400 एमसीक्यूज होंगे। सर 250-300 ही बहुत होते हैं, वैसे 250-300 ही बहुत होते हैं, लेकिन मेरा कंसेप्ट समझिए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी करने के बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करना आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता उसमें। बेटा आपको लिखनी आती है वो चीज, पूरा कंसेप्ट पता है, तो एमसीक्यू नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अगर आपने एमसीक्यू की तैयारी की होती तो डिस्क्रिप्टिव लिखना मुश्किल था, तो आपको लैंग्वेज चाहिए थी। तो मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया कि आपने 1000-2000 एमसीक्यू क्यों प्रैक्टिस करने हैं भाई। और सबसे बड़ी बात, क्या गारंटी है उन 1000 या 2000 में से आएगा? मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जितने मर्जी कर जाइए, इंस्टीट्यूट फिर नहीं बनाएगा, तभी वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आने देता। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यू की 1500 एमसीक्यू, 2000 एमसीक्यू करने में लगे हुए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जितने इंस्टीट्यूट ने आज तक एमसीक्यू इश्यू किए हैं, जितने हमें इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने बुक में डाल दिए हैं। फोकस कंसेप्ट पढ़ने में होना चाहिए, एमसीक्यू आए या डिस्क्रिप्टिव आए, आप दोनों तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो एमसीक्यू वाली बात भी क्लियर होगी। कुछ बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे सर एमसीक्यू के बारे में कैसे बात करेंगे, तो एमसीक्यू भी आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया कि अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आपको चैप्टर्स के एंड में 20-20, 25-25 एमसीक्यू लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एमसीक्यूज कवर कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट अमेंडमेंट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, और ये दो जगह आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, टैक्सेशन के अंदर और लॉ के अंदर। फाउंडेशन में बेटा ज्यादातर जल्दी अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स आने वाला ना एक्ट सिर्फ है कंपनी एक्ट, बाकी एक्ट में अमेंडमेंट आती नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप पढ़ के आए थे, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट, उनके ईयर याद थे? कोई 1872 का बनाया हुआ है, कोई 1930 का बना हुआ है। एक 1930 के बने हुए एक्ट में क्या अमेंडमेंट आएगी? तो ये जो कंपनीज एक्ट है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे कंपनी एक्ट में हमारे पास थे ही चैप्टर सेक्शंस 1 to 10, तो जब तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आती थी, फाउंडेशन में लंबी चौड़ी अमेंडमेंट आती नहीं है। इंटर में ऐसा नहीं होता, इंटर में अमेंडमेंट्स आती हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्शन 1 से लेके 148 ऑलमोस्ट आधा एक्ट तो कवर है, आधा ना कहूं तो 50% से थोड़ा सा कम एक्ट तो हमारे पास कवर्ड है ही, तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स आएंगी। और टैक्स में तो अमेंडमेंट्स आती ही आती हैं। तो ये अमेंडमेंट्स कैसे करें, अब कैसे करना होता है इसका? सर हम नवंबर 21 में अटेम्प्ट होने वाले हैं। अच्छा, आप में से कोई May 21 में अटेम्प्ट होने वाला भी है? एक बार चैट में बताना। इज देयर एनीवन जो May 21 के लिए भी अटेम्प्ट होना चाह रहा है, जो कि डायरेक्ट एंट्री वगैरह वाला हो? ये सब नवंबर 21 वाले हैं? चलिए मैं फिर भी बता देता हूं, नवंबर 21 के हिसाब से बताता हूं, लेकिन मैं साथ बाद में का भी थोड़ा सा बता दूंगा। नवंबर 21 की अगर बेटा हम बात करें, तो नवंबर 21 के लिए हमारा इंस्टीट्यूट का जनरल रूल क्या है
कि किसी भी अटेम्प्ट से 6th मंथ पहले तक जो अमेंडमेंट्स आ जाती हैं इंस्टीट्यूट पेपर में वही पूछता है। बस वो ये नहीं चाहता होता अब रोज अखबार उठा के बैठे रहे और देखें आज निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी अमेंडमेंट ला दी या आज बजट में क्या आ गया, हाय सवेरे पेपर में आ जाएगा। नहीं नहीं, जीके का पेपर नहीं दे रहे हो आप लोग लॉ पढ़ रहे हो और लॉ में ठीक है अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन, एक लिमिट सेट कर दी, एक सेट ऑफ डेट क्रिएट कर दी, एक कट ऑफ डेट डाल दिया। वो कट ऑफ डेट क्या है कि अगर आप नवंबर 21 के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो 30 अप्रैल 2021 तक जो अमेंडमेंट आ गई होंगी बस वही पेपर में आएंगी और कुछ पेपर में नहीं आएगा। ऐसे ही जो बच्चा अभी मई 21 में बैठने वाला है उसके लिए ये 30 अक्टूबर 2020 तक जो अमेंडमेंट आ गई थी वो पेपर में आएंगी, बाकी नहीं आएंगी। यानी कि इस दौरान बीच में आई हुई अमेंडमेंट्स पेपर में नहीं आती हैं। तो हमें किस दिन तक की अमेंडमेंट कवर करनी है? नवंबर अटेम्प्ट के लिए 30 अप्रैल 2021 की। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है सर आप जो हमें पढ़ाएंगे वो पूरा अपडेटेड होगा? बेटा कैसे हो सकता है, हम कौन सी डेट पे बैठे हैं? सर हम दिसंबर एंड में बैठे हैं और हमारे पास कब तक की अमेंडमेंट आनी है? हमारे पास 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट आनी है। ज्योतिषी का कोर्स तो मैंने किया नहीं है, या तो मैंने किया होता मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता कि भैया 30 अप्रैल तक ये अमेंडमेंट आ जाएगी, लो ये भी करा देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यानी कि मुझे 30 अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए। सर फिर 30 अप्रैल को अमेंडमेंट आएगी तो हम पढ़ेंगे क्या? एक बार इसका आप कहानी सुनिए, हम करते क्या है बेटा। पहले हम शुरू करते हैं अदर लॉज से। इसका एक रीजन ये अमेंड नहीं होता, अदर लॉज हम कवर करेंगे। अदर लॉज कवर करते करते हमें फेब आ जाता है, ठीक है। सिलेबस हमने लगभग अप्रैल में खत्म करना होता है तो मार्च और अप्रैल लगभग 2 महीने हमारे पास कंपनी लॉ के रह जाते हैं। हम मार्च में कंपनी लॉ शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें मोटा मोटा आइडिया तो हो ही जाता है भैया अब 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने से पहले तक जो अमेंडमेंट आ चुकी होती हैं, एटलीस्ट 28 फेब तक जो अमेंडमेंट आ गई होती हैं वो सारी हमें पता होती हैं, वो मैं आपको करानी शुरू कर देता हूं। मार्च या अप्रैल में जब तक बैच चल रहा होता है मैं खुद ट्रैक करता रहता हूं, जो अमेंडमेंट आती जाती है वो मैं आपको खत्म करा देता हूं और 30 अप्रैल तक जब तक बैच खत्म होता है उस दिन तक की सारी अमेंडमेंट हमें क्लियर हो चुकी होती हैं कि ये अमेंडमेंट आ चुकी हैं, वो मैं आपको कवर करा देता हूं। तो दिस इज हाउ वी कवर कंपनीज एक्ट। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या ये है कि 30 अप्रैल तक जितनी अमेंडमेंट्स आएंगी क्या वो सारी मैं आपको क्लास में करा देता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज बेटा इंस्टीट्यूट सारी अमेंडमेंट जो आती हैं 30 अप्रैल तक कई बार वो आपके पेपर में उसको अप्लाई नहीं करता। उसको लगता है छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको ये बातें समझ नहीं आने वाली या इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। तो सर फिर पता कैसे चलता है कौन सी चीज आनी है एग्जाम में कौन सी नहीं? तो बेटा जो आपका नवंबर 21 का एग्जाम है उससे पहले 1 सितंबर या अक्टूबर में आरटीपी आएगी। आरटीपी क्या होता है? आरटीपी फाउंडेशन की भी आई थी, आइडिया है किसी को? फाउंडेशन में पढ़ी थी किसी ने आरटीपी? ये पता है आरटीपी नाम की कोई चीज आती है? हाँ जी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स। बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर नाम से आता है, नाम रिवीजन टेस्ट पेपर है। आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें क्वेश्चन आए होते हैं सिर्फ। उसका ओनली पर्पस क्या होता है कि सितंबर या अक्टूबर में वो आपको इस आरटीपी के थ्रू ये बता देते हैं कि 30 अप्रैल तक जो अमेंडमेंट्स आ गई थी उनमें से कौन कौन सी अमेंडमेंट हम आपसे नवंबर एग्जाम में पूछने वाले हैं। क्लैरिटी आई? यानी कि 30 अप्रैल तक अमेंडमेंट आ जाती है लेकिन हम सितंबर और अक्टूबर में जाके क्लियर हो पाते हैं कि इन अमेंडमेंट्स में से कौन कौन सी अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में अप्लाई कर दी है। तो मैं ज्यादातर अमेंडमेंट आपको 30 अप्रैल तक कवर करा दूंगा, लेकिन मैं बता के कराऊंगा भैया ये अमेंडमेंट करा रहा हूं। और फिर सितंबर और अक्टूबर के अंदर मैं आपको एक बार फिर से यूट्यूब पे एक वीडियो दे दूंगा, जो भी आरटीपी आएगी उसके अंदर सारी अमेंडमेंट्स लिखी होंगी, मैं सारी वीडियो बना के दे दूंगा कि भैया ये अमेंडमेंट सिलेबस में आ रही है, ये आप लोग कर लीजिएगा। सर कितने परसेंट अमेंडमेंट होता है? बेटा सिलेबस का 1% भी अमेंडमेंट नहीं होता है। ये मान के चलो कि अगर आपका कंपनी एक्ट का सेक्शन 1 से लेके 148 है, इसका 99.9% कोर्स सेम रहने वाला है, सिर्फ 0.1% रहने वाला है। आप लोग इस 0.1 के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं कि हाई अमेंडमेंट आ गई। एक तो ये बच्चों का जो अपना बाहर सोशल सर्कल होता है ना, गॉसिप सर्कल, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाए रहते हैं। मई 21 का नया मटेरियल आ गया, सब कुछ चेंज कर दिया। भैया कैसे सब कुछ चेंज हो जाएगा? मुझे एक चीज बताना, जब लॉ ही सेम है उसके अंदर 2 सेक्शन अगर नए आ गए तो बाकी 146 सेक्शन तो सेम है, वो तो पढ़ो। और वो आखिरी में अगर 2 दिन आपको मैं सितंबर या अक्टूबर 2 महीने पहले बता दूं कि भैया ये 2 सेक्शन नए आ गए हैं, तो ऐसा कौन सा हाहाकार हो जाएगा कि आप 2 सेक्शन 2 महीने में तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डरना बंद कीजिए, इधर उधर की बातें सुनना बंद कीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए
कि हम लोग जो आपको करा रहे हैं अपने टीचर पे भरोसा रखिए एटलीस्ट, कि जो कराया जा रहा है मैं क्यों आपको पुराना कराऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगा पुराना करा के। तो हम लोग आपको 30 अप्रैल तक का कराएंगे। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आएंगी सितंबर या अक्टूबर में, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई हमने क्लास में ये अमेंडमेंट्स पढ़ी थी, इसमें से ये अमेंडमेंट मैंने कवर नहीं कराई थी, ये उन्होंने आरटीपी में डाल दी है, या ये वाली मैंने करा दी थी आरटीपी में नहीं डाल ली है, तो ये वाली बात पुरानी पड़ जाना। दैट इज द क्लैरिटी जो हमने करी है। ऐसे ही मे वालों की बात करें तो बेटा 31 अक्टूबर तक की ऑब्वियसली इन लोगों की तो मैं सारी पढ़ा ही रहा हूं। स्टिल मार्च या अप्रैल में इन लोगों के जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगी इनकी एक रिवीजन वीडियो आपके यूट्यूब पर आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, इन शॉर्ट कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से क्लास देखनी है। पहले तो अदर लॉस पढ़ रहे हैं, इसमें तो जन्म जन्मांतर से कोई अमेंडमेंट आई ही नहीं। 1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कुछ नहीं आता अमेंडमेंट उसके अंदर। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कुछ नहीं आता। चुपचाप पहले तो ये 30 मार्क्स वाला एग्जाम कवर करते हैं जहां कोई अमेंडमेंट नहीं आती। फिर हम मार्च के आसपास कंपनी एक्ट शुरू करेंगे, उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट आएगी मैंने लगभग आइडिया ले लिया अभी तक क्या अमेंडमेंट आई है, 2 महीने में जो और आएंगी वो मैं मार्च से आपको करानी शुरू कर दूंगा। 30 अप्रैल के आसपास हम इसको खत्म कर देंगे कंपनी एक्ट को, 2 महीने लग जाते हैं लगभग कराने में। और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आपके पास आरटीपी आएगा, पहले एक मार्च और अप्रैल में आएगा जो मई वालों के लिए बताएगा, ऐसी फिर सितंबर अक्टूबर में आरटीपी आएगा जो आप लोगों के लिए बताएगा नवंबर वालों के लिए। दोनों की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो दिस वाज ऑल, आई थिंक जितने मेजर बातें थी सिलेबस को लेकर वो हमने क्लियर कर दी। अब आपके पास कोई सवाल हैं तो पूछें, नहीं तो मैं जरा कोर्स के साथ हल्के से इंट्रोडक्शन शुरू कर दूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करते हैं, बताइए कुछ रह गया हो तो। अभी मेरे पास लगभग 45 मिनट्स की क्लास और है, मैं आपको भी नहीं तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, मैं दोबारा शुरू करता हूं। बताइए जरा, कुछ हो, कोई डाउट हो? बेटा जो लोग बिना ब्रेक लेना चाहते हैं, पानी पुनी पीना चाहते हैं, जाके पी आइए, यहाँ बच्चे डाउट से पूछ रहे हैं बस। सर बाकी 2 एक्ट्स, कौन से 2 एक्ट्स यार? एक चीज, आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग डाउट पूरा एक साथ दिया कीजिए चैट में लिख के, सर एक बात बता दो। अब एक बात बता दो, मैं लिखो तो सही क्या बात बता दूं, फिर जब तक आप बात बताते हो तब तक वो चैट चली जाती है। तो पूरे एक ही लाइन में लिख के दीजिए क्या पूछ रहे हो, ताकि क्योंकि मेरे पास मेरे सामने एक बार में सिर्फ 3 या 4 चैट आती हैं। जब तक आप एक बात बता दो लिखते हो वो चैट चली जाती है। बताओ भाई और कुछ बताओ। सर बाकी 2 एक्ट्स, आकांक्षा मुझे समझ नहीं आया कौन से 2 एक्ट्स? सर डायरेक्ट एंट्री कैसे लेंगे बीकॉम के बाद, स्टार्ट कर दो। चलिए कैसे करूं, ब्रेक दूं 2 मिनट का कि शुरू कर दूं? बताओ फटाफट बताओ, ब्रेक चाहिए कि शुरू कर दें? सर कितने आर का कोर्स है, कितने आर का कोर्स है? भैया देखो, अगर रिकॉर्डेड पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे हो तो मेरे पास लगभग 45 से 50 क्लासेस होती हैं, 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास होती है, तो कुछ क्लासेस 2 घंटे के, तो 85 से 90 आज तक का कोर्स बनता है। लाइव क्लासेस का मैं नहीं बता सकता क्योंकि लाइव क्लासेस में आधा समय तो आप लोगों के साथ बात करता रहता हूं। स्टार्ट कर दो सर, चलिए शुरू करते हैं फिर। बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं बेलमेंट एंड प्लेज के साथ। आई एम स्टार्टिंग विद बेलमेंट एंड प्लेज। पहला वैसा इंडेमनिटी एंड गारंटी बनता है 124 से लेके 147, लेकिन मैं उसको बाद में कराता हूं। पहले मैं आप लोगों के साथ बेलमेंट एंड प्लेज शुरू कर रहा हूं, और बेलमेंट एंड प्लेज हमारे पास कवर्ड है सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रजिस्टर शुरू कर लीजिए अपना बनाना। सर ब्रेक, बट आप शुरू होगी, कोई ब्रेक नहीं मिल रही, 45 मिनट्स और पढ़ाऊंगा मैं आपको, 2:15 तक छोड़ दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। मुझे ज्यादा लंबी क्लासें लेना खुद भी पसंद नहीं है। जब तक बच्चे की बात समझ आ रही है, और वैसे सर संजय सर आप लोगों को खून चूस चुके हैं आधा सुबह से, तो ज्यादा बचा नहीं होगा मेरे लिए, तो इसलिए मैं 45 मिनट्स में छोड़ दूंगा, क्योंकि शुरू से यही रहा है मेरी क्लास संजय सर के साथ लगाई जाती है, क्योंकि वो बहुत लंबी लेते हैं और मैं कंपैरेटिवली इसको काउंटर कर देता हूं, मैं छोटी लेके बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं। चलिए बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 181 शुरू करें। आइए शुरू करते हैं बेटा बेलमेंट की डेफिनेशन से। अच्छा, बेलमेंट वर्ड सुना है कभी पहले? वैसे मेरे मुंह से ही सुना होगा, कहां सुना था, कोई अंदाजा हो थोड़ा बहुत बेलमेंट के बारे में? फाइंडर ऑफ गुड्स में पढ़ा था सर, फाउंडेशन में सुना था, सेल्स एक्ट में सुना था, हाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने सुना था बेलमेंट वाला पॉइंट। वो लड़के वंशिका भी ठीक कह रही है, फाइंडर ऑफ गुड्स में भी हमने कंसेप्ट सुना था। तो चलिए यानी कि सुनी बातें याद हैं आप लोगों को। अच्छा बेटा, ये एक्ट शुरू करने से पहले मैं एक प्रिजम्पशन के साथ शुरू कर रहा हूं कि आपको सेक्शन 1 से लेके 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है। क्या ये मेरी प्रिजम्पशन है, या आपको सच में कुछ थोड़ा बहुत याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? सेक्शन 1 से लेके 75 अभी पेपर दिया बेटा,
अब तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से प्रेजम्पशन मान के चल रहा हूं कि आता होगा, क्योंकि मुझे फ्रैंकली जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा से वो बात बता दूंगा, ये मानते हुए कि नालायक बच्चे हैं, भूल गए होंगे तो। लेकिन कोई बात नहीं, जितना याद है अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी एक बार जब जहां जहां जरूरत पड़ेगी मुझे थोड़ा थोड़ा आपको पुरानी बात याद दिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते हैं एग्जाम खत्म बात खत्म, क्या करना है गंद दिमाग में रख के। तो जब याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इसको रिवाइज कराता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बेलमेंट की डेफिनेशन। हम डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट की बात करें तो सेक्शन 148 डिफाइंस बेलमेंट। सेक्शन 148 डिफाइंस बेलमेंट। साथ से बेटा बनाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको एक डायग्राम फॉर्म में इसके डेफिनेशन दूंगा। Bailment is a contract in which one party makes a delivery to another party डिलीवरी किस चीज की? डिलीवरी ऑफ गुड्स। One party makes delivery of goods to another party for a particular purpose. For a particular purpose, one party makes delivery of goods to another party for a particular purpose upon a contract that when purpose is fulfilled, बेटा इसको बनाते रहिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए बनवा रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो बना हुआ है ऑलरेडी, ये आखिरी दिन पेपर में बहुत काम आते हैं। वन पार्टी मेक्स ए डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पार्टी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम। द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम। बन गया यहां तक? वन पार्टी मेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड द गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम। चलें आगे। मैं सिर्फ पहली क्लासेस टेक्नोलॉजी की वजह से आपसे बार बार चेक कर रहा हूं, क्लियर आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए बेटा, अभी ये डेफिनेशन आपके सामने है। क्या कहा हमने कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और इस कंडीशन के साथ डिलीवर करता है कि भैया जब ये पर्पस पूरा हो जाए ये गुड्स मुझे वापस कर दीजिएगा। पहली बात बेटा, ये जो डिलीवरी हो रही है आप इस बात को समझेंगे, ये गुड्स की पोसेशन दी जा रही है, गुड्स की ओनरशिप नहीं दी जा रही है। क्योंकि अगर गुड्स की ओनरशिप दे दी जाती तो वो सेल होती। हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि गुड्स की पोसेशन की डिलीवरी की जाती है, और किस लिए की जाती है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए की जाती है कि जब वो पर्पस पूरा हो जाए वो गुड्स आपको वापस किए जाएंगे। एग्जांपल लेने शुरू करते हैं, आप डेफिनेशन लगाते जाइएगा और मुझे बताते जाइएगा कि क्या ये बेलमेंट बनती है या नहीं। बेलमेंट की डेफिनेशन आपके सामने है। बेटा मेरी कार खराब हो जाती है और मैं इस कार को रिपेयर्स के लिए एक मैकेनिक को दे के आता हूं। बताइए क्या ये बेलमेंट की कैटेगरी में आता है? मैं कार है उसको रिपेयर के लिए मैकेनिक को दे के आता हूं,
इज डज इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस? यस। पहले एक एक चेक करते हैं। क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई है? यस। मैं मैकेनिक को कार दे के आया, किस पर्पस के लिए दे के आया? रिपेयर करने के लिए दे के आया। और क्या यह बात इसमें अंडरस्टूड है कि जैसे ही रिपेयर हो जाएगी वो गाड़ी मुझे वापस कर देगा? यस, इट इज अ बेलमेंट। ये एक बेलमेंट है। और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास बेटा घर में एक गोल्ड की रिंग पड़ी है या गोल्ड की चेन पड़ी है, काफी समय से किसी ने पहनी नहीं थी तो उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया। मैं उसको एक ज्वेलर के पास पॉलिशिंग के लिए दे के आया कि भैया इसको पॉलिश कर दीजिए। इज दिस अ बेलमेंट? यस। डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुई। पर्पस क्या था? पॉलिशिंग करना गुड्स की। और इस कंडीशन के साथ हुई कि जैसे ही पॉलिशिंग का काम पूरा हो जाएगा गुड्स वापस कर दिए जाएंगे। अगेन बेलमेंट। ठीक है जी। थर्ड, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। बड़ा आप लोग क्लास में आते हैं, एक बच्चा सवेरे सवेरे अपना उठता है, कहता है डेमो है, चलो क्लास में लेके आते हैं। उस टाइम का जो फेस टू फेस होता था, आप लोग क्लास में आते हैं, टीचर कहता है निकालिए भैया पेन और कॉपी, लिखना शुरू कीजिए। बच्चे के पास ना पेन है ना कॉपी है। वो साथ वाला कहता है भाई 2 पेज दे दे और एक पेन दे दे। वो 2 पेज दे देता है, एक पेन दे देता है। क्या ये बेलमेंट है? नहीं सर, ये बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? रिटर्न। हाँ बेटा, इसमें कहानी क्या है सर? ऐसी कहानी है कि पेज तो हम वापस देने नहीं वाले, वैसे तो वापस तो हम पेन भी नहीं देने वाले, लेकिन बेटा पेन जो उसने आपको दिया है दैट इज बेलमेंट। वो बेलमेंट है क्योंकि आप समझते हैं पेन वापसी के इंटेंशन के साथ देगा और वापस करने के प्रॉमिस पे लिया था आपने। पेजेस बेलमेंट नहीं थे। ठीक है, तो हमने समझ लीजिए पेन जो आपने बोरो किया, यानी कि अगर हम किसी से कुछ बोरो करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो आके मेरे से कार बोरो कर जाता है कि भैया मुझे दूर तक जाना है, मुझे अपनी गाड़ी दे दे, दैट इज अ बेलमेंट। ऐसे ही आप किसी से अपने एक फ्रेंड से पेन बोरो करते हैं, दैट इज अ बेलमेंट। क्यों वो बेलमेंट होता है? बिकॉज वो पर्सन आपको गुड्स डिलीवर कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे रहा होता है कि आप क्लास अटेंड कर लें, या मैंने गाड़ी दी है किसी को तो वो एक मैरिज मुरिज अटेंड कराए, और इस प्रॉमिस पे दे रहा होता है कि आप ये गुड्स उसको वापस कर देंगे, तो इट इज अ बेलमेंट। तो ये बेलमेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये पर्सन बेटा जो गुड्स डिलीवर करता है इसको नाम दिया जाता है बेलर। ये अनदर पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर हुए हैं इसको हम नाम देते हैं बेली। तुम्हारे पास 2 वर्ड्स आ गए। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज नोन एज बेलर, द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज नोन एज बेली। हमारे पास टर्म्स भी आ गई। अच्छा, जरा इस केस में आगे जरा मुझे बताइए कि अगर मैं कार दे के आया हूं मैकेनिक को, तो मैकेनिक की पोजीशन क्या है? बेलर की या बेली की? यस, मैकेनिक इज अ बेली, और जो मैं कार दे के आया हूं आई एम अ बेलर। ऐसे आपने अपने फ्रेंड से पेन बोरो किया, आपके फ्रेंड की पोजीशन क्या है? बेलर या बेली? योर फ्रेंड इज अ बेलर और बेली? योर फ्रेंड इज अ बेलर बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स। तो आई थिंक टर्म्स क्लियर हो जाती हैं। वो पर्सन जो गुड्स डिलीवर कर रहा है ही इज नोन एज द बेलर, द पर्सन टू होम द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड ही इज नोन एज द बेली। आइए अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। एक पर्सन है मेरे पास सूट का एक फैब्रिक पड़ा है। ठीक है जी, ये वाला सूट का एक फैब्रिक पड़ा है कोट का, और मैं एक टेलर के पास जाता हूं और उसको ये फैब्रिक दे के आता हूं, और टेलर मुझे इससे सूट बना के देता है, कोट बना के देता है टू बी वेरी प्रिसाइज। इस दिस डिलीवरी ऑफ फैब्रिक टू द टेलर बेलमेंट? क्या ये टेलर को फैब्रिक दे के आना बेलमेंट है? बेटा जो बच्चे कह रहे हैं यस बेलमेंट है, या जो बच्चे कह रहे हैं नो बेलमेंट नहीं है, कारण भी बता दीजिए मुझे। ये बेलमेंट कैसे है? कौन सी कंडीशंस आपको पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं? सर गुड्स तो डिलीवर हो गए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर हो गए कि वो उसका सूट बना देगा, और गुड्स रिटर्न हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है
कि क्या ये वही गुड्स रिटर्न हो रहे हैं। अभी तक आप गाड़ी देते थे, आपको गाड़ी मिलती थी, आप ज्वेलरी देते थे, आपको ज्वेलरी मिलती थी। अब आप कपड़ा दे रहे हैं, आपको सूट मिल रहा है। क्या ये बेलमेंट है? सर ये ऑल्टर्ड फॉर्म है। वेरी करेक्ट बेटा। यहां पर जो मैंने आपको एक चीज बताई, द गुड्स शुड बी रिटर्न बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम, ये जो गुड्स रिटर्न बैक होता है, दिस शुड बी इन सेम फॉर्म और ऑल्टर्ड फॉर्म। दिस मे बी इन सेम फॉर्म और ऑल्टर्ड फॉर्म। अब ये चीज लिखने के बाद बताइए, क्या ये बेलमेंट बन जाएगी? क्या ये बात आप समझते हैं कि सूट जो है वो उस फैब्रिक की ऑल्टर्ड फॉर्म ही है? यस, वो उसकी ऑल्टर्ड फॉर्म है। तो मैं अपना गुड्स दे के आया, उसने उसके ऊपर काम किया, वो गुड्स ऑल्टर्ड फॉर्म में मुझे वापस किए, दिस इज अ बेलमेंट। तो हमने डेफिनेशन में एक नई चीज ऐड करी, द गुड्स में बी रिटर्न बैक इन द सेम फॉर्म और इन द ऑल्टर्ड फॉर्म। तो हमें गुड्स ऑल्टर्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आता है? इसका एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ व्हीट ग्रेन्स हैं, गेहूं कहते हैं जिन्हें। इनको बेटा पिसवाने के लिए आप एक ग्राइंडिंग मिल में दे के आते हैं, आटे की चक्की बोलते हैं। दिल्ली वाले बच्चे शायद कम जानते हैं, तो दिल्ली के बाहर के बच्चे बच्चे हैं बेटा, उन्होंने तो फिर ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह देखी हुई होती हैं। आप आटा पिसने के लिए ग्राइंडिंग मिल में दे के आते हैं। इज दिस बेलमेंट? यस सर, बिकॉज आप समझते हैं बेटा, उस आटे की ऑल्टर्ड फॉर्म आपको उसी से बना हुआ प्रोडक्ट आपको गेहूं के रूप में या गेहूं को आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। दिस इज नोन एज बेलमेंट। ये भी आपकी बेलमेंट है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होती है? एक चीज साथ के साथ और पूछ लेता हूं बेटा। मैंने अपने फ्रेंड को एक कार लेंड करी, वो मुझसे मांगने आया, मैंने उसको कार दे दी। उसने कहा, मैंने कहा क्या पर्पस है? वो कहता है जी मुझे एक मैरिज में जाना है, तो मेरे पास ना एक्चुअली 4 सीटर कार है या 5 सीटर कार है, मेरे फैमिली में 7 लोग हैं, तो तेरे पास बड़ी कार है, तेरे पास इनोवा टाइप की 7 सीटर कार है, मुझे एक रात के लिए दे दे और मैं अभी मैरिज अटेंड करके सुबह वापस कर दूंगा। ठीक है, मैंने उसको कार लेंड कर दी, फ्रेंड को कार लेंड करी। बेटा नेक्स्ट दिन मैंने उसको इनोवा कार लेंड करी और मेरे पास जो वो गाड़ी वापस लाया वो थी तो 7 सीटर, लेकिन वो आर्टिगा थी। मैंने उसको दी इनोवा कार, उसने मुझे वापस करी आर्टिगा कार। क्या ये बेलमेंट है? नो सर बेटा, ऑल्टर्ड फॉर्म नहीं है ये। इज दिस नॉट एन ऑल्टर्ड फॉर्म? मेरे से पूछते हैं कुछ नालायक क्लास में ऐसे, सर ये भी तो ऑल्टर्ड फॉर्म ही है। चलो ऐसा बच्चे को कई बार दुख होता है, सर महंगी गाड़ी दे दी सस्ती ले गया, उल्टा कर देता हूं, आर्टिगा दिया था उसने इनोवा वापस कर दी, चलेगा? विल दिस बी ऑल्टर्ड गुड्स? बेटा एक शानदार बच्चा आया मेरे पास, वो कह रहा है सर ब्रांड का अंतर है। अब यार बेटा मुझे नहीं, चलो दोनों एक ही ब्रांड कर देता हूं, रुक जाओ। एक आर्टिगा दे के गया, आपने उसको एक्सेल 6 दी थी। बेटा गाड़ी इनको नाम नहीं पता, इस तरह के नाम की गाड़ी आती है, दोनों मारुति की है। ये ऑल्टर्ड फॉर्म नहीं है। आई थिंक ऑल्टर्ड फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। गेहूं से आटा बनना ऑल्टर्ड फॉर्म है, कपड़े से सूट बनना ऑल्टर्ड फॉर्म है, एक गाड़ी के बदले दूसरी गाड़ी दे देना ऑल्टर्ड फॉर्म नहीं है। दैट इज ए डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर एंड दिस इज नॉट बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है, आपको ऑल्टर्ड फॉर्म में गुड्स वापस मिल जाए, चलते हैं वहां तक काम चलेगा। ऑल टुगेदर डिफरेंट गुड्स मिल रहे हो, वो बेलमेंट नहीं होती। तो ये कुछ बच्चों को अजीब अजीब डाउट आते थे, वो डाउट मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। अच्छा आगे चलता हूं, एक एग्जांपल जनरेट करते हैं। लेट अस से देयर इज अ पर्सन ए और इनका बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, जिसके अंदर ये एसी, टीवी, फ्रिज इस तरह के आइटम्स बेचते हैं। एक मिस्टर बी इनके पास जाते हैं और इनसे एक 42 इंच की एलईडी टीवी खरीद के आते हैं। पहली बात तो क्या ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो बेलमेंट है? ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो बेलमेंट है? नहीं सर, बेलमेंट नहीं है। क्या है फिर ये बेलमेंट नहीं है तो क्या है?
सर ए और बी के बीच में जो हो रहा है वो सेल है। एग्जैक्टली बेटा, ए और बी के बीच में जो हो रहा है वो सेल की ट्रांजेक्शन है। अब जनरली बेटा जब आप 42 इंच का टीवी खरीद के आते हैं तो इसको घर लाना भी एक आफत होती है, बहुत बड़ा है, ऐसा तो है नहीं गाड़ी किसी के ऊपर छत पे डाल के ले आओगे आप इसको। तो जनरली हम भी इस ए को कहते हैं कि सर इसको ना हमारे घर तक पहुंचा देना, और ये भी आपको पता होता है ये काम करना है। कई बार वो आपसे चार्जेस ले लेता है, कई बार आपको पता होता है नहीं भी ले रहा चार्जेस, तो टीवी के अंदर इसने लगा लिए होंगे, कौन सा फ्री में घर भेजेगा। तो इसने कहा सर आप पहुंचो घर, मैं पीछे पीछे इसको भिजवा रहा हूं आपके घर। तो बेटा इसने एक रिक्शा वाले को, एक टेम्पो वाले को हायर किया, इसको हम बड़े प्यार से अच्छा इज्जत वाला नाम दे दें तो उसका नाम क्या हो गया, उसने एक ट्रांसपोर्टर को हायर किया और ये टीवी ट्रांसपोर्टर को दे दिया। लेट अस से दिस ट्रांसपोर्टर इज सी। ए ने ये टीवी ट्रांसपोर्टर को दिया और कहा जाइए इसको बी के घर छोड़ आइए। क्या ए ने जो ये डिलीवरी करी गुड्स की सी को, क्या ये बेलमेंट है? इज दिस बेलमेंट? नो सर, दिस इज नॉट बेलमेंट। वेरी करेक्ट। क्यों नहीं है बेलमेंट ये? सर गुड्स रिटर्न थोड़े ना होंगे। बिल्कुल समझ वाली बात लिखी है बेटा। जो बच्चे ने जवाब दिया मुझे, सर गुड्स रिटर्न थोड़े ना होंगे। वंशिका कह रही है सर गुड्स रिटर्न थोड़े ना होंगे। बिल्कुल सही है। आपने ए ने सी को गुड्स दिए, जाओ बी के घर दे आओ, सी घुमा फिरा के वापस थोड़ा ले आएगा कि दुकान पे, लो मैं घुमाया इसको बी के घर से, लो रखो अपने गुड्स वापस। वापस थोड़े ना आ जाएंगे ये। लेकिन बेटा जो भाषा मैंने आपको लिखवाई है ऊपर वो अभी इनकम्प्लीट है। सर आपने दुखी कर रखा है, जगह है नहीं लिखने की, बीच में चीजें घुसवाए जा रहे हो। रिटर्न बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम, एक बार इसके आगे और लिखेंगे ब्रैकेट डाल के, और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ पर्सन डिलीवरिंग। They may either be returned back to the person delivering them or disposed of according to the directions of the person delivering them. अब आगे वाली बात का कुछ मतलब समझ आया? अच्छा, इसको लिखने के बाद क्या ये बेलमेंट बन जाएगी? यस सर, अब बन जाएगी। बिकॉज आप समझेंगे बेटा, यहां पर ए ने सी को गुड्स दिए, अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि वो गुड्स वापिस आते थे, लेकिन यहां गुड्स वापस नहीं आ रहे। यहां गुड्स का क्या किया जा रहा है? यहां गुड्स का वो किया जा रहा है जो बेलर कहता है। भाषा देखेंगे, गुड्स आर रिटर्न्ड बैक टू द पर्सन डिलीवरिंग देम और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। यहां पर गुड्स डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। अभी डिस्पोज ऑफ ना बच्चे के दिमाग में कई बार ऐसी इमेज करता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब तोड़ देना, जला देना, खराब कर देना। बेटा ये ऐसा मतलब नहीं है। डिस्पोज ऑफ मींस उनके साथ वो व्यवहार करना जो बेलर आपको बोलता है। तो यहां आपने सी को बोला कि गुड्स बी के घर दे आइए, और ए सी आपकी इंस्ट्रक्शन पर ये बी के यहां दे के आ जाएगा। तो ए ने जो गुड्स डिलीवर किए बी को, वो क्या है? वो बेलमेंट है। तो यहां पर बेलर कौन है और बेली कौन है, जरा फटाफट बता दीजिए मुझे ए और सी की ट्रांजेक्शन में। हु इज द बेलर, हु इज द बेली? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम होना लगता है। A is the baler, C is the bailey। एग्जैक्टली बेटा, यहां पर A ने गुड्स डिलीवर किए, he is the baler and C is the bailey। अच्छा, अब मैं आपको डिस्पोज ऑफ का एक एग्जांपल और देता हूं, वहां पर आपको डिस्पोज ऑफ का लिटरल मीनिंग समझ आ जाएगा कि डिस्पोज ऑफ का मतलब कई बार फेंकना, खराब करना या तोड़ना भी हो जाता है। सर मैं किसी को गुड्स क्यों दूंगा कि वो फेंक आए उनको जाके? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जनरली क्या होता है बेटा, अभी न्यू ईयर आने वाला है, दिवालियां आती हैं, दशहरे आते हैं, या जनरली न्यू ईयर पे ये होता है कि आपके घर में ना लोग कैलेंडर दे जाते हैं, गिफ्ट दे जाते हैं कैलेंडर, और उनके ऊपर बेटा इंडिया में एक रिवाज है, हम भगवान देवी देवताओं की फोटो लगा देते हैं। कैलेंडर लगाता आजकल घर में कोई है नहीं, हद से हद कोई एक आधा लगा लेगा। हर कमरे में कैलेंडर तो लगाओगे नहीं, 5-5 10-10 कैलेंडर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, हमें समझ नहीं आता हम इन कैलेंडर्स का क्या करें। फेंक सकते नहीं सड़क पे, फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते। क्यों? वो मन में एक पाप की भावना आती है, हाय भगवान की फोटो जला दूं, पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या करेगा। तो फिर हम लोग इसका क्या करते हैं? आप लोगों के पास भारत का एक्सपीरियंस होगा, इन कैलेंडर्स को हम इकट्ठा करते रहते हैं, और क्या करते हैं अंत में हम इनका, इन कैलेंडर्स को सर भारत के रिवाज के हिसाब से या तो मंदिर में दे आते हैं, यह हमारे देश में एक सबसे अच्छा सिस्टम है। जहां बेटा कोई नदी बहती हुई दिखती है, हम उसके अंदर पटक देते हैं
क्योंकि जो चीज सड़क पे नहीं फेंकी जा सकती वो हमारे देश में नदी में फेंकी जा सकती है। कई लोगों ने देखा होगा ये कंसेप्ट। तो हम लोगों ने कहा हाँ सर यमुना में फ्लो कर देते हैं, बस भाई आगे घूम फिर के बात कि यमुनाओं में, गंगाओं में या झर के आसपास जो नदी चल रही होती है उसको गंदा कराते हैं, उसमें फेंक आते हैं। लेकिन पुराना ट्रेडिशन यही चलता आ रहा है हमारे देश के अंदर कि जो चीज समझ नहीं आ रही होती कि भैया थोड़ी पवित्र टाइप की चीज है, उसको कहां फेंकें, हम उसको अच्छा नाम देते हैं, हम जल में प्रवाह कराते हैं उसको, यही नाम दे के आते हैं ना कि हमने जल में प्रवाह कर दिया इसका। आइए जरा आगे देखें। अब हम इसमें एग्जांपल में क्या किया बेटा, मेरे पास कई सारे कैलेंडर इकट्ठे हो गए। अब मेरे घर के पास तो बेटा कोई नदी बहती नहीं थी, लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो ना एक जगह जा रहा है और वहां पर ना शायद रास्ते में एक नदी आएगी। मैंने उसे कहा भाई ये ले जा सारे कैलेंडर और इसको ना उस नदी में प्रवाह करता आइयो। क्या जो ये कैलेंडर मैंने अपने फ्रेंड को दिए, इज दिस बेलमेंट? इज दिस बेलमेंट? यस सर इस इज बेलमेंट। क्यों, सारी बातें पूरी होती हैं। यस हमने डिलीवरी करी, किस चीज की डिलीवरी करी हमने डिलीवरी करी गुड्स की। गुड्स किसके लिए दिए गए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। और पर्टिकुलर पर्पस क्या था, गुड्स को वहां फेंकना, उसके बाद आपके डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कराया गुड्स को। यस इट इज अ बेलमेंट एज पर द डेफिनेशन। तो आई थिंक बेलमेंट की डेफिनेशन पूरी की पूरी हमें क्लियर हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम होगी बेलमेंट की डेफिनेशन में, और आपको कई बार डेफिनेशन लगा लगा के शायद ये डेफिनेशन अब याद भी होगी। इट्स अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर for a particular purpose upon a contract that when the purpose is fulfilled the goods are returned back to the person delivering them or disposed of according to the directions of person delivering them। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं। बड़ा रिपीट तो मैं हर चीज नहीं करूंगा। डिस्पोज ऑफ में क्या होता है कि आप सामने वाला पर्सन आपकी डायरेक्शंस के हिसाब से गुड्स को या तो किसी को डिलीवर कराता है या जो आप बोलते हो उस तरह से गुड्स को कराता है, तो उसको हम डिस्पोज ऑफ करना कहते हैं। रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी, आप उसके अंदर से इसको करेक्ट कर सकते हैं या क्लास के एंड में दोबारा बता दूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूं। अब हमारे पास आता है बेटा डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। पहले एक एक पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने बात लिखी यहां पे, the goods are delivered to the person, one party makes a delivery of goods to another। ये डिलीवरी कितने तरह से हो सकती है, what are the different ways of delivery, different modes of delivery? सर 3, सर 2, ये पता ज्ञान कहां से उठ के आ रहा है आपका, फाउंडेशन में से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम डिलीवरी पढ़ के आए थे। सेम बातें उन्होंने यहां सेक्शन 149 में क्लियर करी हैं। 148 डेफिनेशन दे रहा था, 149 ने हमें बताया इन गुड्स की डिलीवरी कैसे हो जाती है। तो उसने कहा जी डिलीवरी हो सकती है दो तरह से। डिलीवरी कैन बी एन एक्चुअल डिलीवरी और इट कैन बी ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बेटा यहां 3 नहीं लिखे, एक्चुअली वहां आप 3 पढ़ के आए थे, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक। लेकिन मैंने आपको वहां एक चीज बताई नहीं थी, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक एक ही बात होती है मोटा मोटी। कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक यानी कि एक्चुअल में आप एक्चुअली दे के आते हैं, कंस्ट्रक्टिव में आप कुछ ऐसा करते हैं जिनसे वो गुड्स सामने वाले के पास पहुंच जाते हैं। कई बार ये कुछ करना चाबी देना होता है, कई बार ये कुछ देना करना वेयर हाउस रिसीट देना होता है। वहां मैंने इसलिए आपको दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कराया था, दोनों को एक साथ नहीं बोला था क्योंकि आपका मटेरियल लिखता था, कंस्ट्रक्टिव अलग होता है, सिंबॉलिक अलग होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 मोड होते हैं गुड्स देने के, एक एक्चुअल डिलीवरी, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और एक्चुअल डिलीवरी तो आप समझते हैं, फिजिकली गुड्स में सामने वाले को दे आया, मैंने अपनी गाड़ी दी, मैंने अपनी अभी सूट का कपड़ा दिया, मैंने अभी हमने एग्जांपल में लेटेस्ट से वॉच दी रिपेयर करने के लिए। ये सब एग्जांपल क्या थे, हमने एक्चुअल डिलीवरी की। कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल भी आप समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि आप गाड़ी की चाबी दे देते हैं, आप गोदाउन में गुड्स बंद करके उसकी चाबी दे देते हैं, आप रेलवे रिसीट दे देते हैं, आप वेयर हाउस रिसीट दे देते हैं। आम भाषा में 149 क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मे बी डन, लिख लीजिए इसको, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बी डन बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting, by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of, which has the effect of putting the goods in the possession of
intended bailey or of any person authorized to hold goods on his behalf. नोट डाउन कर लीजिए. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बी डन constructive delivery may be done by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailey or any person authorized to hold goods on his behalf. बात समझ आती है? क्या होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कुछ भी ऐसा कार्य करना, कोई भी ऐसा काम करना जिससे गुड्स या तो बेली या उसके किसी एजेंट के पास पहुंच जाएं या पहुंचे हुए मान लिए जाएं, उसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स. अब इस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए हमने कई एग्जांपल्स फाउंडेशन में पढ़ते हुए आए कि बिल ऑफ लेडिंग दे देना, वेयर हाउस रिसीट दे देना, गाड़ी की चाबी दे देना, गोडाउन की चाबी दे देना, वो सब किस में आ जाएंगे? इट इज डूइंग समथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोसेशन ऑफ इंटेंडेड बेली. रेलवे रिसीट दे देना, आपका बच्चा कह रहा है रेलवे रिसीट होना चाहिए, तो हमें बात. अच्छा, अब मैं करता हूं एक एग्जांपल जनरेट जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, कवर हो जाएगी, और साथ साथ एक और कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा. लेट अस से बेटा एक पर्सन ए है, ये एक बैंक बी के पास जाते हैं और यहां से एक लोन लेते हैं, यहां से एक लोन लेते हैं और लोन के लिए सिक्योरिटी में इनके पास कुछ गुड्स हैं जो कुछ वेयर हाउस में पड़े हैं, उसकी वेयर हाउस रिसीट दे आते हैं. इज दिस बेलमेंट? वेयर हाउस रिसीट दे आए हैं बी को, क्योंकि बी को लोन के बदले सिक्योरिटी चाहिए थी. क्या यह बेलमेंट है? यह बेलमेंट है कि नहीं, ये बताओ. नए नए शब्द मत मेरे सामने फेंकते जाओ. कोलेट्रल सिक्योरिटी है कि नहीं है, ये ज्ञान बटे जा रहा है मुझे. नहीं सर, ये बेलमेंट नहीं है. मेजॉरिटी का आंसर आ रहा है नो सर, नो सर, सब नो है, यूनैनिमसली नो आया. क्यों नहीं है बेलमेंट? ये क्या आफत आ गई है? बेलमेंट नहीं है. डेफिनेशन जरा दोबारा पलटी और देखिए क्या दिक्कत है उसमें, क्या नहीं हो रहा, कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो रही जो ये बेलमेंट नहीं है. लगाइए, दिमाग लगाइए, कंडीशन बताइए मुझे, कौन सी कंडीशन है जो ये बेलमेंट नहीं है. क्या डिलीवरी हो रही है? यस सर, डिलीवरी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो रही है. किस लिए हो रही है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस. पर्पस क्या है सर? लोन लेना, या लोन ना लेना तो लोन की सिक्योरिटी देना. और इस कंडीशन पर हो रही है कि जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा, जब मैं लोन वापस कर दूंगा तो आप ये मुझे वापस कर देंगे. क्या कंडीशन पूरी नहीं हो रही जो आपने इसको नो लिख दिया? इसमें एक पर्सन गुड्स की वेयर हाउस रिसीट दे रहा है, उसके बदले लोन ले रहा है, और पर्पस क्या है उसका? सिक्योरिटी या रीपेमेंट का प्रॉमिस. इसको बेटा हम बेलमेंट बोलते हैं. दिस इज बेलमेंट. क्या तकलीफ है इसमें? हां, इस बेलमेंट को प्यार से एक नाम और दे देते हैं, मैंने अपने गुड्स प्लेज किए हैं. तो आप प्रैक्टिकली समझे बेटा, जो ये प्लेज वर्ड है ना, जो हमारे चैप्टर का नाम है बेलमेंट एंड प्लेज. प्लेज और कुछ नहीं है, प्लेज एक स्पेसिफिक तरह की बेलमेंट है. बेलमेंट कई पर्पसेस से हो जाती है, लेकिन अगर गुड्स देने का पर्पस आपका परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को सिक्योर करना या रीपेमेंट ऑफ मनी को सिक्योर करना है, तो इस तरह की बेलमेंट को क्या बोला जाता है? प्लेज बोला जाता है. और ये पर्सन जो वैसे की बेलर है,
और ये बैंक जो कि बेली है, ये प्लेज होने की वजह से एक नाम और धारण कर लेते हैं, इनको बोलते हैं प्लेजर और बैंक को बोलते हैं प्लेजी। एक होता है प्लेजर और बैंक को बोलते हैं प्लेजी। और प्लेज का एक नाम और होता है पॉन, इसको बोलते हैं पोनर, इसको बोलते हैं पोनी, इसको बोलते हैं पोनर, इसको बोलते हैं पोनी। एक एग्जांपल और बना लेते हैं। बेटा एक मिस्टर ए हैं, ये बी से गए, लोन लेके आए और इसके बदले अपना कुछ गोल्ड गिरवी रखा है, गोल्ड कलेक्टरल रखा है। क्या ये भी बेलमेंट है? यस, ये भी बेलमेंट है। और ये किस तरह की बेलमेंट है? ये स्पेसिफिक बेलमेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं? प्लेज बुलाते हैं। ए क्या है? ए प्लेजर है, दूसरा नाम ए पोनर है, बी क्या है? पोनी है। तो ये बात आप समझेंगे, क्या सारी की सारी प्लेज बेलमेंट होती हैं? आंसर दीजिए, क्या सारी की सारी प्लेज बेलमेंट होती हैं? यस, सारी की सारी प्लेज क्या होती हैं? बेलमेंट होती हैं। लेकिन क्या सारी बेलमेंट प्लेज होती हैं? नो सर, बेलमेंट कई तरह की हो सकती हैं। बेलमेंट अगर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो रही है, और वो पर्टिकुलर पर्पस क्या है जिससे हम इसको प्लेज बोलते हैं? पर्टिकुलर पर्पस है हमारा सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। आप जो प्रॉमिस करके आए हैं पैसा वापस करने का या डेट पे करने का, उसकी सिक्योरिटी की तरह जब आप गुड्स देते हैं तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है प्लेज। और बेटा ये प्लेज की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 172 में, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तब आपको समझ आ गया होगा चैप्टर का नाम बेलमेंट और प्लेज क्यों है, क्योंकि बेलमेंट का ही एक रूप, एक स्पेसिफिक एग्जांपल है प्लेज।